चलिए जी, अब हम देखें एग्जाम्पल 3.1। ये बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। इसमें लिखा है, इसमें दो पार्ट्स हैं। एस्टिमेट द एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स इन अ कॉपर वायर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 × 10⁻⁷। क्रॉस सेक्शनल एरिया हम लोग को इसमें दे रखा है। क्रॉस सेक्शनल एरिया है 1 × 10⁻⁷ मीटर स्क्वायर, कैरिंग अ करंट ऑफ 1.5 एम्पियर। करंट दिया हुआ है 1.5 एम्पियर। एज्यूम दैट ईच कॉपर एटम कंट्रीब्यूट्स रफली 1 कंडक्शन इलेक्ट्रॉन। एक कॉपर एटम एक इलेक्ट्रॉन को कंट्रीब्यूट करता है, ऐसा उन्होंने बताया है। द डेंसिटी ऑफ कॉपर इज 9 × 10⁻³ kg/m³। डेंसिटी जो दी हुई है वो हम लोग को दी हुई है 9 × 10⁻³ kg/m³। और एटॉमिक मास दिया हुआ है 63.5। एटॉमिक मास जो कॉपर का दिया हुआ है 63.5 U दिया हुआ है। तो ये तो हो गया इसका पहला पार्ट, इसका ए पार्ट, और ऐसे दो पार्ट है इसमें। तो ए पार्ट में हमें ये करना है, निकालना क्या है हमें, एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड। एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड मतलब VD की वैल्यू अपने को निकालनी है। ओके, अच्छा, फॉर्मूला VD और करंट के बीच में एक ही है, निवड़ी, NEAVD। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है NEAVD। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालने के लिए मेरे पास फॉर्मूला आ जाएगा, करंट इज इक्वल टू निवडी होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ जाएगा I/NEA। अब I/NEA में मेरे पास पता क्या क्या है, मुझे A पता है, मुझे इलेक्ट्रॉनिक चार्ज तो हमेशा से पता है हम लोग को 1.6 × 10⁻⁹, और करंट भी दे रखा है इन लोगों ने 1.5 एम्पियर। केवल निकालना है N मतलब नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम हम लोगों को निकालना है। अब ये कैसे निकालेंगे, अब यहां पे लगती है हल्की सी मोल कॉन्सेप्ट। प्लीज जरा ध्यान से समझे, क्योंकि यहां पे मोल कॉन्सेप्ट है। तो मोल कॉन्सेप्ट का मैं बेसिक अगर बताऊं तो मोल कॉन्सेप्ट में जो भी मोलार मास होता है, मतलब मास रिप्रेजेंटेड इन ग्राम्स, वो 1 मोल के बराबर होता है। ओके, अब जरा देखिए, हम लोग के यहां पे डेंसिटी दे रखी है इन लोगों ने 9 × 10⁻³ kg/m³। तो इस डेंसिटी का इस्तेमाल करके मैं क्या लिख सकता हूं, 1 मीटर क्यूब जो कॉपर है उसका मास कितना है, 9 × 10⁻³ kg के बराबर है ना। डेंसिटी के हिसाब से 1 मीटर क्यूब कॉपर 9 × 10⁻³ kg, यही लिया हुआ है। डेंसिटी है 9 × 10⁻³ kg/m³। अच्छा, मोल कॉन्सेप्ट पूरा चलता है ग्राम्स में, मोल कॉन्सेप्ट ग्राम्स में चलता है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 मीटर क्यूब जो है 9 × 10⁻³ की जगह कर दूंगा 6 ग्राम्स। मतलब डेंसिटी के हिसाब से 1 मीटर क्यूब 9 × 10⁻6 ग्राम्स के बराबर होता है। ओके, अब हम लोगों के पास में मोलार मास दिया हुआ है कॉपर का, दिस इज 63.5 U, AMU दिया हुआ है। तो उसके हिसाब से मोलार मास के हिसाब से देखें, मोलार मास ऑफ कॉपर जो दिया हुआ है वो है 63.5 U, मतलब 63.5 ग्राम कॉपर 1 मोल के बराबर है। करेक्ट, 63.5 ग्राम कॉपर 1 मोल के बराबर है। तो 1 ग्राम कितने के बराबर होगा, 1 ग्राम होगा 1/63.5 मोल के बराबर होगा। मगर हमारे पास डेंसिटी के हिसाब से
1 मीटर क्यूब कितने के बराबर है? 1 मीटर क्यूब है 9 इंटू 10 टू द पावर 6 ग्राम्स के बराबर। इट इंप्लाइज दैट 9 इंटू 10 टू द पावर 6 ग्राम्स कॉपर होगा 1/63.5 इंटू 9 इंटू 10 टू द पावर 6 मोल के बराबर। और ये हम लोग को बचपन से पता है कि 1 मोल के अंदर में 6 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स होते हैं। तो 1 मोल के अंदर में 1 मोल पर अंदर होते हैं 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि 9 इंटू 10 टू द पावर 6 ग्राम कॉपर के अंदर में 1/63.5 इंटू 9 इंटू 10 टू द पावर 6 इंटू 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 कॉपर के एटम्स होंगे, करेक्ट। और इन लोगों ने क्लियरली लिखा हुआ है ईच कॉपर एटम कंट्रीब्यूट रफली 1 कंडक्शन इलेक्ट्रॉन, करेक्ट। तो इसका मतलब यह है कि इतने ग्राम कॉपर के अंदर आपको मिलेंगे 9 इंटू 10 टू द पावर 6 इंटू 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 डिवाइडेड बाय 63.5 इलेक्ट्रॉन्स। और ये इलेक्ट्रॉन्स कितने में है? ये इलेक्ट्रॉन्स इतने में है, मतलब 1 मीटर क्यूब में है, करेक्ट। क्योंकि हमने 1 मीटर क्यूब में इतना ग्राम कॉपर लिया है और इतने ग्राम कॉपर में इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसका मतलब हमारे पास में n की वैल्यू आ जाएगी 9 इंटू 10 टू द पावर 6 इंटू 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23/63.5। ओके, अच्छा जी। अब जरा देखिए इसी क्वेश्चन में इन लोगों ने क्या किया, n की वैल्यू मैंने अभी निकाली, ये n की वैल्यू निकाली, e की वैल्यू मुझे पता है, a की वैल्यू पता है, i की वैल्यू पता है। तो ये सारी वैल्यूज हम लोगों को पता चल गई है। इसी को मैं थोड़ा डाउन करता हूं। इसको अगर हम लोग थोड़ा सा डाउन करें तो देखिए ये हमें क्या मिलता है, n की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं। n की वैल्यू जो हम लोग को मिली है वो मिली है 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 इंटू 9 इंटू 10 टू द पावर 6/63.5। ये n की वैल्यू निकल गई, जिसको हम सॉल्व कर सकते हैं कुछ ऐसे। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालने के लिए, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला I/NEA। I की वैल्यू रख दी है, n की वैल्यू रख दी है, E की वैल्यू इलेक्ट्रॉनिक चार्ज रख दी है, A की वैल्यू रख दी है, और सॉल्व करेंगे तो हम लोग को मिलेगी 1.1 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर पर सेकेंड, या आप लिख सकते हो 1.1 मिलीमीटर पर सेकेंड। ओके, तो ये इसका हो गया पहला पार्ट। इस पहले पार्ट में पूरा गेम यहां पे मोल कॉन्सेप्ट का ही है। n की वैल्यू निकालना यहां पे थोड़ा सा टिपिकल था। अब इसी का दूसरा पार्ट देखें। देखिए जी, इसके दूसरे पार्ट में कंपेयर द ड्रिफ्ट स्पीड ऑब्टेन्ड, कंपेयर द ड्रिफ्ट स्पीड ऑब्टेन्ड अबव विद थर्मल स्पीड ऑफ द कॉपर एटम्स। मतलब कॉपर एटम्स में जो थर्मल स्पीड है उसकी स्पीड से हम लोग को ये जो है 1.1 मिलीमीटर पर सेकेंड को कंपेयर करना है। तो कंपेयर द ड्रिफ्ट स्पीड ऑब्टेन्ड अबव विद 1 थर्मल स्पीड ऑफ द कॉपर एटम्स, इसके साथ कंपेयर करना है। और दूसरा कंपेयर करना स्पीड ऑफ प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड उस वायर में किस रफ्तार से लगती है, इसके साथ हम लोगों को कंपेयर करना है। तो पहले इसमें हम लोगों ने ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकाली है और दूसरे में हम लोग को ड्रिफ्ट स्पीड या ड्रिफ्ट वेलोसिटी को कंपेयर करना है थर्मल स्पीड ऑफ द कॉपर एटम्स, ठीक है, एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर, ऑर्डिनरी टेम्परेचर के ऊपर कंपेयर करना है। और दूसरा जो स्पीड ऑफ प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसको इसके साथ कंपेयर करना, किस रफ्तार से इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होती है उसके रफ्तार, उसके इससे कंपेयर करना है। तो इसका सेकंड पार्ट हम लोग देखें।
इसका सेकंड पार्ट देखिए, इसके सेकंड पार्ट में एट द टेम्परेचर T थर्मल स्पीड ऑफ कॉपर इज ऑब्टेन्ड बाय, किस फॉर्मूले से हम लोगों ने पिछले साल पढ़ा हुआ है, इसे कहते थे काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर। काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर के हिसाब से 3/2 kBT ये काइनेटिक एनर्जी निकलती थी, और इसको ½ mv² से हम लोग अगर इक्वेट करें, क्योंकि जो काइनेटिक एनर्जी है ½ mv² इज इक्वल टू 3/2 kBT। अगर इससे कंपेयर करें तो 2 से 2 कटेगा और ये नीचे जाएगा। वेलोसिटी जो हमें मिलेगी वो आ जाएगी 3 टाइम्स kBT अपॉन m का अंडर रूट। ओके, अच्छा जी, अब इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके हम लोग निकाल सकते हैं वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो थर्मल वेलोसिटी होगी। अब टेम्परेचर कौन सा ले, क्योंकि उसने बोला नॉर्मल टेम्परेचर, तो हम लोग अपने कैलकुलेशंस को आसान करने के लिए 300 केल्विन का मतलब होता है 27 डिग्री सेंटीग्रेड। 27 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर 27 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि इस फॉर्मूले में टेम्परेचर केल्विन में लेना होता है, तो यदि 27 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में कन्वर्ट करूं तो आएगा 300 केल्विन। केबी की वैल्यू रखेंगे 3 और मास, ये हम लोग को सब कुछ पता है, ठीक है। तो इन वैल्यूज को रखा, ये कैलकुलेशन हम लोग को बताए नहीं गए हैं, यहां पे भी दिखाए नहीं गए हैं। केबी की वैल्यू हम टेक्स्ट बुक से देख करके लिख सकते हैं, मास हमें दिया हुआ है, टेम्परेचर हमने मन से ले लिया 27 डिग्री सेंटीग्रेड, तो जो वैल्यू आती है वो आती है 2 × 10⁻² मीटर पर सेकेंड, मतलब 200 मीटर पर सेकेंड। जबकि अभी जो आई थी वो आई थी कितनी, वो आई थी 1.1 × 10⁻³ मतलब ये वैल्यू आई थी 0.0011 मीटर पर सेकेंड, और जबकि ये वेलोसिटी आ रही है 200 मीटर पर सेकेंड। इस वेलोसिटी से ये कई गुना ज्यादा बड़ी है, ये है 0.0011 और ये है 200 मीटर पर सेकेंड, जो कि बहुत बड़ी है। तो ये क्या लिख रहे हैं, नोट दैट द ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मच स्मॉलर, ये बहुत छोटी है, 10⁻⁻5 टाइम्स अप्रोक्सीमेटली छोटी है, मतलब 1,00,000 गुना छोटी है। ये वाली स्पीड इससे लगभग 2,00,000 गुना छोटी है, और ये काफी बड़ा डिफरेंस होता है। तीसरा बोला था इन लोगों ने, जो तार के ऊपर जैसे हम बैटरी लगाएंगे जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, वो इलेक्ट्रिक फील्ड से कंपेयर करके बताओ। तो देखिए जी, सेकंड पार्ट में लिखा है एन इलेक्ट्रिक फील्ड ट्रेवलिंग अलोंग द कंडक्टर हैज अ स्पीड ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और जो कि लाइट की स्पीड होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे हमने बैटरी को तार में लगाया, तो तार के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी वो लाइट की स्पीड से होती है, और लाइट की स्पीड होती है 3 × 10⁸, और जबकि ये क्या है 10⁻⁻3। अगर आप रेशियो भी लोगे तो 10⁸, 10⁻⁻3, 10⁻11 का लगभग जो है अपने को रेशियो मिलेगा। मतलब वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्रोक्सीमेटली 3 × 10⁻11 टाइम्स ड्रिफ्ट स्पीड से, और जबकि यहां पे थर्मल जो स्पीड है दैट इज 2 × 10⁵ ड्रिफ्ट स्पीड के बराबर है। तो ये दोनों ही स्पीड ड्रिफ्ट स्पीड से काफी अपने को बड़ी मिलती है। ड्रिफ्ट स्पीड केवल मिलीमीटर्स में चलती है, और ये चलती है काफी बड़े बड़े नंबर्स होते हैं ये। ओके, तो ये एक एनालिटिकल क्वेश्चन था जिसके अंदर हमें ये पता चलता है कि ड्रिफ्ट स्पीड नॉर्मली कम ही होती है। ओके, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। चलिए जी, अब आ जाए एग्जाम्पल 3.2। ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। In example 3.1 the electron drift speed is estimated to be only a few millimeters per second।
अभी हमने देखा एग्जाम्पल में कि इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट बहुत छोटी होती है फॉर करंट्स इन द रेंज ऑफ फ्यू एम्पियर्स. हाउ देन इज करंट एस्टैब्लिश ऑलमोस्ट द इंस्टेंट द सर्किट इज क्लोज्ड. ये बोल रहा है ड्रिफ्ट स्पीड इतनी कम होने के बाद भी जैसे हम स्विच ऑन करते हैं टीवी कैसे चल जाता है, जैसे हम स्विच ऑन करते हैं फैन कैसे चल जाता है, जैसे हम कोई डिवाइस ऑन करते हैं खटाक से चालू हो जाता है. ऐसे कैसे पॉसिबल है? तो देखिए जी, इसका जवाब बड़ा आसान है. किसी भी तार के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स ढेर सारे होते हैं और क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम मेटल्स में बहुत ज्यादा होते हैं, तो हम लोगों ने जो ड्रिफ्ट स्पीड देखी थी वो ये वाली स्पीड है, यहां से यहां आने की या यहां से यहां आने की या यहां से यहां आने की, कुछ इस तरीके से. चूंकि यहां पे नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम बहुत अधिक है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम बहुत अधिक है, तो ये इलेक्ट्रॉन केवल यहां से यहां ही जाता है. अब सर्किट में मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन एंटर हुआ, तो ये इलेक्ट्रॉन जितनी देर में यहां से यहां आएगा, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स इमीडिएटली शिफ्ट हो जाते हैं, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते हैं और ये इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाता है. तो आपको जो फील मिलता है वो ये मिलता है कि देखिए ये आया और खटाक से ये बाहर निकल गया, जबकि एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन यहां से केवल यहीं जा पाया है. इसे कहते हैं ड्रिफ्टिंग. मगर जो ओवरऑल मूवमेंट है, सभी इलेक्ट्रॉन्स एक साथ शिफ्ट होते हैं, सभी इलेक्ट्रॉन्स चूंकि एक साथ शिफ्ट होते हैं, तो इसमें अपने को बहुत बड़ा असर देखने को मिलता है. स्पीड बहुत कम होने के बावजूद यहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या इतनी अधिक है कि ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स निकल करके मतलब शिफ्ट होते हैं. तो यहां वाला इलेक्ट्रॉन आपको यहां मिल जाएगा, तो आपको इलेक्ट्रॉन दिखता है. और चूंकि इलेक्ट्रॉन की कोई जाति प्रजाति तो होती नहीं है, इलेक्ट्रॉन जो है सारे के सारे आइडेंटिकल है, तो आपको ऐसा फील आएगा कि मेरा इलेक्ट्रॉन गया और देखो ये बाहर आ गया, जबकि आपका इलेक्ट्रॉन केवल यहां से यहीं आया है. ओके. दूसरा बोल रहा है द इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट अराइजेस ड्यू टू द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय इलेक्ट्रॉन्स in electric field inside the conductor, but force should cause acceleration. Why then we do the electrons acquire the steady average drift speed? ये हम लोगों ने डेरिवेशन के टाइम पे भी बताया था कि एक्चुअल में ये एक्सेलरेटेड मोशन है, क्योंकि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ली, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण हमने लिया फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड से लिया फोर्स, फोर्स से मिला एक्सेलरेशन. ये एक्सेलरेशन होने के बावजूद ड्रिफ्ट स्पीड कांस्टेंट है. देखिए कांस्टेंट स्पीड यूनिफॉर्म मोशन में होती है और एक्सेलरेटेड मोशन नॉन यूनिफॉर्म मोशन है. मगर जिसका एवरेजिंग जो होती है ना, जिसकी एवरेजिंग होती है वो यूनिफॉर्म मोशन के जैसी होती है, क्योंकि हमारा इलेक्ट्रॉन रैंडम चल रहा है. रैंडम चलने के कारण इसकी जो एवरेजिंग जो होती है वो अपने को यूनिफॉर्म के जैसी दिखती है. इसका सॉल्यूशन हम लोग रीड करते हैं, इसका सॉल्यूशन हम लोग रीड करते हैं. देखिए, ईच फ्री इलेक्ट्रॉन डज एक्सेलरेट्स, ईच फ्री इलेक्ट्रॉन डज एक्सेलरेट्स इंक्रीजिंग द ड्रिफ्ट स्पीड until it collides with a positive ion. मतलब इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट हुआ, इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट हुआ, एक्सेलरेट हुआ और भिड़ गया, फिर ड्रिफ्ट हुआ, एक्सेलरेट हुआ, भिड़ गया, फिर ड्रिफ्ट हुआ, एक्सेलरेट हुआ, भिड़ गया, फिर ड्रिफ्ट हुआ, एक्सेलरेट हुआ, भिड़ गया, और कुछ इस तरीके से वो चलता रहता है. इंडिविजुअल जो मोशन है वो तो एक्सेलरेटेड ही है, मगर जो ओवरऑल मोशन है वो हमें कांस्टेंट वेलोसिटी वाला मिलता है, क्योंकि अगर वो नहीं भी होगा तो हम वो एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर पाएंगे नहीं. तो सिंपल पिक्चर यही है कि हम उसको कांस्टेंट वेलोसिटी वाला मोशन देखें. ईच फ्री इलेक्ट्रॉन डज एक्सेलरेट्स इंक्रीजिंग इट्स ड्रिफ्ट स्पीड until it collides with a positive ion of the metal. It loses its drift speed after collision but starts to accelerate and increase the drift speed again only to suffer a collision again and so on. ये बार बार कोलाइड करता रहता है. ऑन एन एवरेज, एवरेजिंग अगर उसकी देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन एक्वायर्स अ ड्रिफ्ट स्पीड जो कि कांस्टेंट होती है. और ये एक इजी पिक्चर है, क्योंकि अगर इसको हम कॉम्प्लिकेट करेंगे, इसकी एक्सेलरेशन लेंगे, तो वो एक्सेलरेशन हम कैलकुलेट कर नहीं पाएंगे. ओके.
तीसरा क्वेश्चन, इफ द इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट स्पीड इज सो स्मॉल एंड द इलेक्ट्रॉन्स चार्ज इज स्मॉल, मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी बहुत छोटा, ड्रिफ्ट स्पीड भी बहुत छोटी, हाउ कैन वी स्टिल ऑब्टेन लार्ज अमाउंट ऑफ करंट इन द कंडक्टर, इतने बड़े बड़े कैसे मिल जाते हैं करंट? तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि जैसे देखिए इसमें लिखा है सिंपल बिकॉज द इलेक्ट्रॉन नंबर डेंसिटी इज इनॉर्मस, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत होती है, और कॉपर के लिए जैसे 10 टू द पावर 29 इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, इतनी तो पॉपुलेशन नहीं है वर्ल्ड की, इससे कई 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 गुना छोटी है, तो ये बहुत बड़ा नंबर है, इनॉर्मस हमारे पास में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये कैसे एक्वायर करता है इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स ढेर सारे हैं। अगला, when electron drifts in a metal from lower to higher potential, वो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि वो निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाता है, निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाता है, इसीलिए लोअर टू हायर बोल रहा है वो। डज इट मीन दैट ऑल द फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द मेटल आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन? वो बोल रहा है कि सबके सब सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो ऐसा कतई नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुछ इलेक्ट्रॉन अगर ऐसे जा सकते हैं तो वो ऐसे भी जा सकते हैं, अगर वो ऐसे जा सकते हैं तो ऐसे भी जा सकते हैं, तो इसीलिए जरूरी नहीं कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स एक ही डायरेक्शन में जाए। हाँ, ओवरऑल जो ड्रिफ्टिंग होती है वो एक डायरेक्शन में हो सकती है। तो बोल रहा है बाय नो मीन्स द ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज सुपरपोज्ड ओवर द लार्ज नंबर ऑफ रैंडम वेलोसिटीज ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। तो ये तो एवरेजिंग है, ठीक है, क्योंकि हम इतनी छोटी पिक्चर में जाकर के अगर पढ़ेंगे ना, तो केमिकल लेवल, केमिस्ट्री लेवल पे जाके तो वो कंफ्यूजन क्रिएट करता है, इसीलिए हम लोगों ने एवरेजिंग करके फिजिक्स का एक बड़ा सा टर्म बना दिया है, दैट इज ड्रिफ्ट स्पीड। मगर इलेक्ट्रॉन्स अभी भी रैंडमली ही चल रहे हैं। ओके, लास्ट क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा है, और ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखिए, आर द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन्स स्ट्रेट लाइंस बिटवीन द सक्सेसिव कोलिजन्स? मतलब जब एक इलेक्ट्रॉन जब एक जगह से दूसरी जगह पे कोलाइड होकर के जाता है, तो क्या उसका पाथ स्ट्रेट लाइन होता है? इसमें दो क्वेश्चंस हैं, इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मान लीजिए जैसे ये केस है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड एब्सेंस है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अगर 0 है, तो सच में स्ट्रेट लाइन पाथ होगा, पक्की बात है, वो स्ट्रेट लाइन पाथ होगा। मगर यदि ये इलेक्ट्रिक फील्ड नॉट इक्वल टू 0 होगी, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी है, मान लो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी है पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ, अब ये जो इलेक्ट्रॉन हमारा यहां से यहां तक के लिए निकला था, वो इलेक्ट्रॉन ऐसे करके जाएगा, क्योंकि वो पॉजिटिव से अट्रैक्ट होता है, और जब वो यहां से यहां जाएगा तो स्ट्रेट नहीं जाएगा, वो ऐसे जाएगा। जब वो यहां से यहां जाएगा तो वो एक्सेलरेट होता हुआ जाएगा, जब वो यहां से यहां जाएगा तो वो ऐसे होता हुआ जाएगा। तो इस केस में जो मूवमेंट होगा उसका, वो स्ट्रेट लाइन पाथ नहीं होगा, ये कर्वीलिनियर होगा। जब इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल 0 होगी तब तो वो स्ट्रेट लाइन में जाएगा, मगर जैसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आती है तो फील्ड के अंदर में वो मोशन कर्वीलिनियर हो जाता है, और कर्वीलिनियर मोशन कुछ इस तरीके का हम लोग को दिखता है। गॉट द पॉइंट? तो चलिए, ये क्वेश्चंस जो है ये हम लोगों ने किए, इसको आप लोग भी अच्छे से एनालाइज करके पढ़े। अब हम अगले टॉपिक पे चलते हैं, अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं।